नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी और रुक करेंगे बड़ी खबर का। आज फिर एमसीडी का अतिक्रमण पर वार होगा। बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। चौथे दिन भी बुलडोजर चलेगा एमसीडी का। आपको बता दें कि एमसीडी का अतिक्रमण हटाओ अभियान पिछले कई दिनों से चल रहा है और आज चौथे दिन भी बुलडोजर चलेगा। राजधानी दिल्ली में एमसीडी का बुलडोजर अलग अलग इलाकों में दौड़ रहा है और अतिक्रमण हटाओ अभियान के चौथे दिन आज दक्षिणी दिल्ली और उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने कई इलाकों में बुलडोजर चलाने की तैयारी की है। आज साउथ दिल्ली एमसीडी, धीरसेन मार्ग, इस्कॉन मंदिर, कालका जी, अमर कॉलोनी, इन इलाकों में अपना अभियान चलाएगी और इसके लिए पर्याप्त सुरक्षा बल उपलब्ध कराने के लिए पुलिस से मांग की गई है। और वहीं उत्तरी दिल्ली की बात करें तो जिन इलाकों में आज अवैध निर्माण गिराने की तैयारी है उसमें केएन काटजू मार्ग, प्रेमनगर इलाका शामिल है और इसके लिए उत्तरी दिल्ली एमसीडी ने 400 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की मांग की है। अगर पुलिस ने सुरक्षा मुहैया कराई तो आज इन इलाकों में बुलडोजर चलना तय है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ एफएम संवाददाता कुलदीप शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, क्या कुछ अपडेट, कब से यह अभियान शुरू होने वाला है, किस वक्त शुरू होगा और किस किस इलाके में आज बुलडोजर चलेगा? बिल्कुल, देखिए, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के खिलाफ एमसीडी ने जो अभियान छेड़ा हुआ है उसके तहत 4 मई से ही दिल्ली में लगातार जगह जगह जो है वो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो बुलडोजर की मदद से चलाई जा रही है। और आज भी इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को और आगे बढ़ाते हुए एमसीडी जो है वो दिल्ली के कई इलाकों में बुलडोजर के जरिए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई जो है वो शुरू करने वाली है। जिन इलाकों के बारे में बताया जा रहा है कि वहां आज एमसीडी कार्रवाई कर सकती है, उनमें दिल्ली का जो करोल बाग इलाका है वो काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो केएन काटजू का इलाका है वहां पर भी जो है वो एमसीडी का बुलडोजर जो है वो आज चलता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा साउथ दिल्ली के कुछ और इलाके हैं जिनको एमसीडी ने जो है अपने सर्वे में आइडेंटिफाई किया है और ये पाया है कि वहां पर काफी बड़ी तादाद में लोगों ने सड़कों पर अतिक्रमण कर लिया है, तो वहां पर बुलडोजर चल सकता है। रही बात कब तक ये एक्शन शुरू होगा, तो एमसीडी की तरफ से बताया जा रहा है कि 10:30 या 11 बजे के आसपास ये एक्शन शुरू हो गया है, क्योंकि इन इलाकों में एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव करने के लिए एमसीडी ने दिल्ली पुलिस से फोर्स की मांग की है और दिल्ली पुलिस की तरफ से करीब 11 बजे के आसपास जो है एमसीडी के अधिकारियों को पुलिस फोर्स मुहैया कराई जा सकती है और उसके बाद ये एक्शन जो है वो शुरू हो जाएगा। जी, बहुत धन्यवाद कुलदीप आपका तमाम जानकारी के लिए। हनुमानगढ़ के नौहर में माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया है। नौहर के वीएचपी नेता सतवीर सहारण को कुछ युवकों ने गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल सतवीर को प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर रेफर कर दिया गया। इस घटना के बाद विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है और आक्रोश के चलते लोगों ने चक्का जाम कर दिया। इस घटना के बाद बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने नौहर रावतसर मार्ग पर जाम लगा दिया। आक्रोशित लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान मौके पर हनुमानगढ़ से जिला कलेक्टर और एसपी पहुंचे और स्थिति को संभालने की कोशिश की। आक्रोशित लोगों ने मांग की है कि जो भी आरोपी हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो वे यहां से नहीं हटेंगे। और रुक करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का। चीन में रनवे से विमान फिसल गया है। बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहा है। चीन से बड़ी खबर, रनवे से विमान फिसला। तिब्बत एयरलाइंस के विमान में रनवे से फिसलने की वजह से आग लग गई। आपको बता दें कि सभी 113 यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर चीन से, जहां पर यह हादसा हुआ है। आपको बता दें कि 113 यात्री इसमें शामिल थे और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर रनवे से ये विमान फिसला और उसके बाद विमान में आग लग गई। तिब्बत एयरलाइंस का ये विमान था और टेक ऑफ करते वक्त ये रनवे से फिसल गया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 25 लोग इसमें घायल हुए हैं। टेक ऑफ के दौरान विमान में आग लगी। 100 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकालने की बात कही जा रही है और ये तस्वीर आपके सामने
आपको बता दें कि इसमें 113 यात्री और 9 क्रू मेंबर्स थे। चीन के चोंगकिंग एयरपोर्ट पर सुबह तिब्बत एयरलाइंस के विमान में आग लगी और 25 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं और ये तस्वीर आपके सामने है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा ने एफएम न्यूज संवाददाता कुलदीप शर्मा से खास बातचीत की। बग्गा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने तमाचा जड़ा है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए है बीजेपी के नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा। सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, जो हाई कोर्ट ने आपको राहत दी है उस फैसले को आप किस तरीके से देखें? देखिए, एक कहावत है, 100 जूते भी पड़े और 100 प्याज भी खाने पड़े। अरविंद केजरीवाल पे वो कहावत सत्य साबित हुई है और मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जो न्यायालय से तमाचा पड़ा है इसको लंबे समय तक याद रखेंगे। ये आपको क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्या लग रहा है कि केजरीवाल सरकार की क्या मंशा है, पंजाब सरकार की क्या मंशा है कि जो आपको टारगेट किया जा रहा है और आप कह रहे हैं कि एक आतंकवादी की तरह अरविंद केजरीवाल से कोई सवाल पूछता है तो उनको डर लगता है और इसलिए वो उनके खिलाफ एफआईआर करते हैं। मेरा जो 2 दिन पहले फैसला आया, मुझे पूरी उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल ये तमाचा लंबे समय तक याद रखने वाला है। लेकिन जो फैसला आया उसके खिलाफ पुलिस भी जो है वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट गई हुई है, वो भी अपनी दलीलें दे रही है। देखिए, वो जहां भी जाए, जो सच होता है वो जीतता है और जो झूठ होता है वो हमेशा हार। अरविंद केजरीवाल को कुछ कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि उनको भगवान सद्बुद्धि दे। आप ट्वीट आपके रहेंगे जारी? बिल्कुल रहेंगे, पहले से ज़्यादा तक। भाई, ये थे मेरे साथ तेजिंदर पाल सिंह बग्गा, जो ये साफ कहते हुए कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ उनका जो ट्वीट करने का सिलसिला है वो जारी रहेगा। कैमरामैन अंगद के साथ कुलदीप शर्मा, एफएम न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली से बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा ने तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने पंजाब पुलिस पर बड़े आरोप लगाए। क्या कुछ कहा प्रवेश वर्मा ने, एफएम न्यूज से खास बातचीत के दौरान सुनिए। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आपने एक बहुत बड़ा दावा किया कि पंजाब पुलिस आई थी, वो जो है चोरियों की गाड़ी लेकर आई दिल्ली में। क्या 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 किस आधार पर ये दावा किया जा रहा है और क्या इसकी इन्वेस्टिगेशन आप करवा रहे हैं कुछ? हाँ, हमें ये जानकारी मिली है कि उसमें से एक गाड़ी जो है वो चोरी की गाड़ी थी, वो पंजाब पुलिस की गाड़ी नहीं थी। उसका हम और आगे पहले जांच करवाएंगे और फिर आपको उसकी पूरी अपना जानकारी देंगे। बग्गा जी, जिस तरीके के ट्वीट्स करते हैं वैसे ट्वीट्स आप भी करते हैं, लगातार उनको आप टारगेट करते रहते हैं, उनकी पोल खोलते रहते हैं। हम हमेशा खोलते रहेंगे जब तक केजरीवाल जी दिल्ली की जनता के लिए कोई अच्छा काम नहीं करेंगे और अपने वायदों को पूरा नहीं करेंगे, तब तक हम खोलते रहेंगे। सर, राजस्थान में एक युवक की हत्या कर दी गई है, खास समुदाय पर जो है वो एलिगेशन लगे हैं। राजस्थान में इस तरीके की घटनाएं बार बार दोहराई जा रही हैं। राजस्थान में भी ऐसा हो रहा है, पंजाब में भी हम देख रहे हैं और वहाँ की पुलिस और वहाँ के सरकार, मुख्यमंत्री बिल्कुल भी इसमें सीरियस नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो मैं वहाँ से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं वहाँ के मुख्यमंत्री से केवल अपनी तरफ से तो निवेदन कर सकता हूँ कि केवल इसकी चिंता करें कि ऐसी घटना ना दोबारा हो। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम फैसला लिया आज राजद्रोह कानून पर। फिलहाल के लिए वो कानून जो है उसको रोका गया है, कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं होगा। जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज है वो लोग जो है वो जमानत के लिए अर्जी लगा सकते हैं कोर्ट में। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पहले की सरकारों में हमने देखा कांग्रेस की सरकारों ने इसका बड़ा दुरुपयोग किया। इसमें कुछ कमियां रही होंगी, तभी अपना सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला किया है। आगे देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल, ये थे मेरे साथ प्रवेश वर्मा, जो सुप्रीम कोर्ट के उस बयान पर अपना और टिप्पणी पर अपना बयान देते हुए जो उन्होंने राजद्रोह कानून को लेकर दिया है और कहा है कि पिछली सरकारों ने इस कानून का दुरुपयोग किया और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट को आज इस कानून को लेकर ऐसा फैसला देना पड़ा। कैमरामैन अंगद के साथ कुलदीप शर्मा, एफएम न्यूज़, दिल्ली। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर कोर्ट में बुधवार को सुनवाई पूरी हो चुकी है। कोर्ट ने मामला सुरक्षित रख लिया और आज 12 बजे कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाए जाने की मांग को लेकर 3 दिन तक बहस चली, जिसके बाद वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने 11 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया। अब आज तय होगा कि एडवोकेट कमिश्नर इस मामले में रहेंगे या नहीं रहेंगे। वाराणसी के चर्चित श्रृंगारगौरी मामले में कोर्ट की ओर से नियुक्त किए गए एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा ने बताया कि उन्होंने पूरी ईमानदारी, निष्पक्षता और निष्ठा से अपना काम किया है।
ज्ञानवापी के बाद अब ताजमहल का भी मुद्दा गरमाया हुआ है। मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। कोर्ट तय करेगा कि ज्ञानवापी की तर्ज पर ताजमहल का भी सर्वे होगा या नहीं होगा। दावा यह है कि ताजमहल में मंदिर और हिंदू देवी देवताओं के निशान मौजूद हैं और ताजमहल के नीचे के रहस्यमयी 22 कमरों से क्या कोई सच छिपा है। इसी का पता लगाने के लिए ताजमहल के बंद 22 कमरों को खुलवाने की इलाहाबाद हाई कोर्ट से अपील की गई है। यूं तो देश के सबसे बड़े सूबे का मुखिया होना अपने आप में एक दिलचस्प बात है, लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प ये कि उसी सूबे को 5 साल तक संभालने के बाद उसी चेहरे पर जनता का दोबारा विश्वास बना रहे, जिसे यूपी के मुखिया ने इतिहास रचकर पूरा कर दिखाया। सब एक बार फिर से 25 करोड़ जनता की सेवा के लिए अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। के सबसे बड़े सूबे का मुखिया होना अपने आप में एक दिलचस्प बात है, लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प ये कि उसी सूबे को 5 साल तक संभालने के बाद फिर से उसी चेहरे पर जनता का दोबारा विश्वास बनी रहना, जिसे यूपी के मुखिया ने इतिहास रचकर पूरा करके दिखाया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं देश के सबसे बड़े सूबे यानी कि उत्तर प्रदेश के फायरब्रांड मुखिया योगी आदित्यनाथ की, जिसने बिना सोचे समझे जनता के हित में एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ फैसले किए और उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतिहास रच डाला। यही नहीं, सीएम योगी ने सालों से चले आ रहे कई मिथकों को भी तोड़ने का काम किया है, जिसका कारण ये रहा कि यूपी की सियासत में सीएम योगी का ऐतिहासिक परचम अब लहराने लगा है। यही नहीं, जिस साधु को सिर्फ इसलिए जेल भिजवा दिया गया कि गलत के खिलाफ आवाज बुलंद की हो, जिसकी तस्वीर हमने सदन पटल पर उस वक्त देखी जब योगी ने अपने आंसुओं के साथ अपने दर्द को बयां किया था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की तस्वीर अलग है। इसी कड़ी में अब आपको सियासत की इस पटकथा से थोड़ा रिवर्स पर ले जाने की कोशिश करते हैं हम, और ये बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर योगी के उत्तर प्रदेश में दोबारा रिपीट होने के क्या कारण रहे और कैसे यूपी के कोने कोने में योगी के नाम का डंका बजा। मार्च 2017 में सत्ता की कमान संभालने के बाद से ही उत्तर प्रदेश की फिजा बदली सी नजर आने लगी थी, क्योंकि 5 साल पहले योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहली चोट सीएम ने अपराधियों और माफियाओं पर की थी और सख्त लहजे में साफ कहा था कि अपराधी या तो अपराध करना छोड़ देगा या यूपी छोड़ देगा। यही नहीं, सीएम योगी के 5 साल के कार्यकाल में कई बार ऐसे मौके आए जब कई बड़े अपराधियों ने थाने में जाकर आत्मसमर्पण भी किया। योगी सरकार ने कानपुर के विकास दुबे को या मऊ के मुख्तार अंसारी, इलाहाबाद के अतीक अहमद या गोरखपुर के सुधीर सिंह, प्रदीप सिंह या विनोद उपाध्याय जैसे तमाम अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की। अपराधियों की संपत्तियों को जब्त किया गया और करोड़ों के अवैध निर्माण को ढहा दिया गया, जिसके बाद इसी वजह से योगी की छवि एक बुलडोजर बाबा की बनी। इसके अलावा योगी ने अपने कार्यकाल के दौरान यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार करते हुए सालों से चले आ रहे पुलिसकर्मियों की रिक्तता को भर्तियों के माध्यम से पूरा किया। उत्तर प्रदेश में सर्विलांस सिस्टम मजबूत हुआ। गोरखपुर में विधि विज्ञान प्रयोगशाला को मंजूरी दी गई। साइबर अपराधों के लिए कई जिलों में साइबर थानों, नए थानों, महिला पुलिस चौकियों की स्थापना की गई। इसके अलावा कमिश्नरेट प्रणाली का रास्ता खोला गया और डायल 112 में पीआरवी का बाइक दस्ता लाकर उसे संकरी गलियों तक पहुंचाया। योगी सरकार के इस एक्शन से आम लोगों के मन में पुलिस का भरोसा बढ़ा और योगी की सख्त छवि की धाक जमी।
इसका असर ये हुआ कि चुनाव में जनता ने बीजेपी को जमकर वोट किया। यही नहीं, पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल मजबूत करके योगी सरकार ने जनता के मन में विकास पुरुष की छवि भी बनाई। तो वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को समय पर पूरा करके बीजेपी सरकार ने जनता के सामने एक शानदार उदाहरण पेश किया। विश्लेषकों का कहना है कि यूपी चुनाव में शानदार जीत से सीएम योगी का कद अब बीजेपी में बहुत बढ़ गया है। इसका असर साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। ऐसे में योगी आदित्यनाथ से बुलडोजर बाबा बन चुके सीएम योगी इस जीत के साथ न केवल विपक्ष का सूपड़ा साफ कर चुके हैं, बल्कि पार्टी के अंदर अपने विरोधियों की भी बोलती को बंद करके रख दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, FM न्यूज। तो अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको अब ये दिखाएंगे कि कैसे योगी ने यूपी को फतह कर कैसे सालों से चले आ रहे मिथकों का जाल तोड़ा है और कैसे बम्पर जीत के साथ नए रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। योगी ने तोड़ा सारे मिथकों का जाल, बम्पर जीत के साथ तोड़े कई पुराने रिकॉर्ड। यूपी में दूसरी बार शपथ लेने वाले सीएम बने योगी। नोएडा के अंधविश्वास को भी किया चकनाचूर। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। जी हां, चुनाव से पहले पीएम मोदी के इन शब्दों ने तस्वीर को साफ कर दिया था कि 2022 के मिशन में योगी के चेहरे पर प्रचंड जीत हासिल होगी, जो कि हुआ भी, क्योंकि जिस वादे के साथ 2017 में सीएम योगी ने सरकार की शुरुआत की थी, अंत तक आते आते उन सारे वादों पर मुखर तरीके से योगी ने काम भी किया, जिसका असर ये रहा कि उत्तर प्रदेश में सालों से चल रही मिथक को बाबा योगी ने तोड़ने का काम किया। तो वहीं विपक्षियों को भी ये सबक दिया कि काम अगर कायदे से किया जाए तो पुराने से पुराने मिथक फेल हो जाते हैं। आखिर क्या वो खास कारण रहे जिसकी वजह से सीएम योगी एक बार फिर देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री बने? किन किन मिथकों को सीएम योगी ने तोड़ा है, अपनी इस रिपोर्ट में बताते हैं। 5 साल का कार्यकाल पूरा कर फिर से सत्ता पाने वाले पहले सीएम बने योगी। आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ जब कोई मुख्यमंत्री अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा सत्ता में आया हो। हालांकि इससे पहले 1985 में एनडी तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेस ने यूपी में दोबारा सरकार बनाई थी। उसके बाद से राज्य में किसी भी सत्ता में वापसी नहीं हुई थी। उत्तर प्रदेश के 70 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जिसने अपना कार्यकाल पूरा भी किया और दोबारा सरकार भी बनाई। पहले ऐसे नेता जो विधायक रहते हुए बने सीएम, अखिलेश यादव से लेकर मायावती और खुद योगी आदित्यनाथ तक विधान परिषद के जरिए मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं। मतलब इनमें से कोई भी नेता विधायक रहते हुए सीएम नहीं बना। 2003 में मुलायम सिंह यादव गुन्नौर से मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव लड़े। चुनाव जीतने के बाद विधायक बने और फिर 2007 तक सीएम की सत्ता संभाली। 2007 में बिना चुनाव लड़े मायावती मुख्यमंत्री बनी। 2012 में अखिलेश यादव और 2017 में योगी आदित्यनाथ भी विधान परिषद के रास्ते ही मुख्यमंत्री बने। इस बार योगी आदित्यनाथ खुद चुनाव भी लड़े और जीत के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी तक भी पहुंचे। दूसरी बार शपथ लेने वाले पहले सीएम 2017 में योगी आदित्यनाथ सीएम बने। वो 1985 के बाद ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो लगातार दूसरी बार सत्ता में आए हैं। सीएम ने तोड़ दिए सारे मिथक। यूपी को लेकर एक बहुत बड़ा मिथक ये माना जाता है कि नोएडा जाने वाले मुख्यमंत्री की कुर्सी सुरक्षित नहीं रहती है और उसकी सत्ता में वापसी नहीं होती है। इस कारण कई पूर्व मुख्यमंत्री कुर्सी पर रहते हुए नोएडा जाने से बचते रहे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो नोएडा जाने से डरने के बजाय वहां कई बार गए और ये साबित किया कि सरकार मिथकों से नहीं बल्कि काम से बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, FM न्यूज। हनुमान चालीसा पाठ कर सुर्खियों में आई सांसद नवनीत राणा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई। वहीं FM न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ने पर मेरे ऊपर देशद्रोह लगाया गया। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। नवनीत राणा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मैडम, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज आया है राष्ट्रद्रोह पर और आपके ऊपर भी राष्ट्रद्रोह का केस लड़ा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप किस तरीके से देख रही हैं? मुझे लगता है बहुत स्वागत करने जैसा है, क्योंकि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री और हमारे लॉ मिनिस्टर जो इतने सालों से प्रलंबित जो ऑफेंस है उन्हें आज ख़त्म करने का काम ये हमारी केंद्र सरकार ने की है। क्योंकि इसका यूज़ ना कि देशद्रोहियों पे हुआ,
हमारे देश में अभी जो चल रहा है, अगर कोई भगवान का नाम भी स्मरण करता है तो उसके ऊपर भी देशद्रोह लगता है। तो मुझे लगता है इसमें कुछ बहुत सारे करेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। और पहले ब्रिटिश कालीन में ब्रिटिश लोगों के रूल में ये चलता था, जो भी देश के हित में बात करता था ब्रिटिश उन्हें देशद्रोह करके अंदर डालती थी। और महाराष्ट्र में भी चलता है ये महाराष्ट्र में आज उद्धव ठाकरे ने किया है। देशद्रोह जैसा काम मैंने और विधायक ने क्या किया जो हमें देशद्रोह के मुकाबले में अंदर कोर्ट में जेल में डाला गया। तो मुझे लगता है हमारे प्राइम मिनिस्टर ये देश की हर एक पॉसिबल अच्छी चीज़ों को आगे लाने के लिए, हर वो चीज़ें उसका विनाश करने के लिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर ये देश के लिए सबसे परफेक्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे देश को मिले आज तक। नहीं तो ये ऑफेंस 70 साल पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था। 14 मई को दिल्ली में हनुमान आरती कर रही है, दिल्ली को आपने क्यों चुना और क्या मैसेज देना चाह रही है आप 14 तारीख को? मुझे लगता है कि मेरे महाराष्ट्र में, मुंबई में जब मैंने हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कहा तो मेरे पे देशद्रोह लगता है। तो मुझे लगता है आज मैं दिल्ली में हूँ और वो महाराष्ट्र में जब सभा कर रहे हैं तो ये संकट ही उद्धव ठाकरे के माध्यम से हमारे महाराष्ट्र में आई है। तो संकट दूर करने के लिए संकट के दरवाजे पे जाना और आरती करना बहुत ज़रूरी है। और उनको मेरा प्रश्न है, अगर कुर्सी का इतना लालच है तो कुर्सी के लिए जो कष्ट करना पड़ता है, लोगों की सेवा करनी पड़ती है, वो करिए। कॉन्स्टिट्यूंसी से एक महाराष्ट्र में कोई भी क्षेत्र को चुनिए, उस क्षेत्र में उनके विरोध में मैं लड़ूंगी। वो लड़ेंगे कि नहीं वो 14 तारीख को बताइए। बीएमसी का नोटिस आया, बीएमसी के नोटिस पर क्या? मुझे लगता है कि ना ही मैं वो जगह की मालिक हूँ। मैं बिल्डिंग मैंने नहीं बनाई है, बिल्डिंग की बिल्डर मैं नहीं हूँ। उनकी ही सरकार, उनकी ही सत्ता, उनकी ही बीएमसी ने, उनके ही अधिकारियों ने उसे परमिशन दी। अगर कुछ पूछना है तो बिल्डर को पूछना चाहिए, बिल्डर को नोटिस जाना चाहिए। हम तो जैसे बिल्डर ने हमें दिया हमने उनसे खरीदा। मेरे साथ है नवनीत राणा, जो बीएमसी ने उनको नोटिस दिया है उस पर जो है अपना जवाब देते हुए और साथ में ऐलान करते हुए कि 14 मई को दिल्ली का जो कनॉट प्लेस का हनुमान मंदिर है वहाँ पर वो हनुमान जी की आरती करेगी और भगवान हनुमान से ये अपील करेगी कि महाराष्ट्र को संकट से बाहर निकाला जाए। कैमरामैन अंगद के साथ कुलदीप शर्मा, FM न्यूज़, दिल्ली। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बने रहिए FM न्यूज़ के साथ। नमस्कार।